नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीए सेकंड ईयर वालों के लिए। दोस्तों सेकंड पेपर को लेकर हिंदी साहित्य। दोस्तों सेकंड पेपर हिंदी साहित्य का दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कशन हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर तो कर चुके हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते आगे लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते। दोस्तों पहले तो हम आज की क्लास में वैसे लघुतरात्मक प्रश्नों पर और साथ ही साथ आलोचनात्मक प्रश्नों पर अध्ययन करने की कोशिश में रहेंगे। अगर दोस्तों टाइम अगर हमारे पास एक फिक्स टाइम में अगर पूरा हो गया तो हम जरूर लघुतरात्मक और आलोचनात्मक दोनों प्रश्नों पर अध्ययन कर लेंगे। दोस्तों ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। दोस्तों अपने कॉलेज ग्रुप या फिर अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सीरीज को अच्छे तरीके से पढ़ सके दोस्तों, और उसे भी इस सीरीज को पढ़ने का मौका जरूर दीजिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो वीडियो आपके लिए समर्पित रहने वाला हूं। दोस्तों हर वर्ष आपके भले ही आपके अगले साल बढ़ जाए थर्ड ईयर के लिए, फिर भी मैं आपके साथ में रहने वाला हूं। दोस्तों आप जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों चलिए अंत तक बने रहिए। ओके चलिए लघुतरात्मक प्रश्नों पर अध्ययन करने वाला पहला सवाल आज की क्लास का अति इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला। दोस्तों चलिए हमने एक सवाल वैसे टिक लगाकर रखा है तो उन्हीं सवालों पर डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में अति इंपॉर्टेंट सवाल रखा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि संपर्क भाषा और संसार भाषा में अंतर बताइए। दोस्तों संपर्क भाषा क्या है और संसार भाषा क्या है? दोस्तों काफी हद तक एग्जाम में लगातार पूछा जा सका है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों आपको इस सवाल को नजरों में रखना चाहिए। दोस्तों नजरअंदाज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर की ओर। दोस्तों आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। दोस्तों संपर्क भाषा और संसार भाषा क्या है? संपर्क भाषा वो भाषा होती है जो अन्य लोगों के संपर्क में काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में यह गौरव आज हिंदी भाषा को प्राप्त है। दोस्तों ये जो गौरव है वो आज ये संपर्क भाषा का जो गौरव है वो हिंदी भाषा को प्राप्त है, क्योंकि देश की लगभग 70% जनसंख्या हिंदी भाषा और उसकी सहायक भाषा का प्रयोग करती है। दोस्तों 70% जो लोग हैं भारत के 70% हमारे भारत में 70% जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। इसलिए ये हिंदी भाषा हमारी कैसी भाषा बन गई है? संपर्क भाषा बन गई, क्योंकि हर प्रकार के व्यक्ति हर क्षेत्र के व्यक्ति अपनी जो संपर्क के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये हिंदी भाषा भारत की क्या है? एक संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में ली जाती है। आप देश के किसी भी भाग में चले जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर सुदूर दक्षिण में, वहां भी आप बड़ी सरलता से हिंदी में अपनी बात कह सकते हैं। दोस्तों हर क्षेत्र में अगर आप किसी से पहचान नहीं है फिर भी आप उस अनपहचाने व्यक्ति को भी अपनी हिंदी भाषा के माध्यम में बात कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए हिंदी भाषा हमारी कैसी भाषा बन गई है? एक संपर्क भाषा बन गई है। और उसके भाव या विचार समझ सकते हैं। दोस्तों दूसरे से बात कर सकते हैं, किसी भी कोने में जाकर भारत के और उसके भाव और विचारों को समझ सकते हैं। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में सबसे अधिक संख्या में बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी ही है। दोस्तों सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा भारत में कौन सी? ये हिंदी है। दोस्तों जो उसके संपर्क भाषा होने का सबसे बड़ा व मुख्य आधार है। भारत में संपर्क भाषा के रूप में सिद्ध भाषा की अटूट श्रृंखला। दोस्तों भारत में जो ये सबसे बड़ी संपर्क भाषा होने के साथ में हिंदी है, वो भारत में सबसे बड़ी संपर्क भाषा होने के साथ में सबसे बड़ा व मुख्य आधार है। भारत में संपर्क भाषा के रूप में सिद्ध भाषाओं की अटूट श्रृंखला। दोस्तों जो भारत में अनेक प्रकार की भाषाओं में सिद्ध रूप से एक संपर्क भाषा है तो कौन सी है? हिंदी भाषा है, जिसकी आधुनिक कड़ी के रूप में हिंदी स्थापित हुई। दोस्तों जिसकी जो आधुनिक कड़ी के रूप में आज की कड़ी के रूप में हिंदी ही स्थापित हुई है। इसका प्रयोग क्षेत्र संपूर्ण भारत में किया है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संपर्क भाषा क्या है इसके बारे में, ठीक है। संपर्क भाषा और संसार भाषा में अंतर की बात कर रहे हैं। दोस्तों तो पहले हम पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे हैं संपर्क भाषा क्या है। दोस्तों वापस रिकॉल करवा लेता हूँ कि प्रश्न क्या था। दोस्तों प्रश्न भूल जाते हैं और आंसर दोस्तों प्रश्न दिमाग में होना चाहिए कि हम संपर्क भाषा के बात कर रहे हैं कि राज्य भाषा उसकी
राज्य भाषा अधिनियम 1976 के नियम 4 के अनुसार समस्त देश को क ख ग इन 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। दोस्तों भारत के जो अधिनियम 1976 में के अनुसार इन भाषाओं को अलग अलग पार्टों में बांटकर 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। क क्षेत्र में वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र सम्मिलित है जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार करा है, जैसे बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र। ख के अंदर आते हैं, क के अंदर तो हमारा राजस्थान शामिल है और साथ ही साथ हरियाणा, एमपी, यूपी, साथ ही साथ दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारे सारे क समूह में आते हैं। ठीक है, ख समूह में कौन कौन से आते हैं? भाषाओं को अलग अलग पार्टों में बांटा है हिंदी भाषा को। ठीक है, तो ख क्षेत्र ख में वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जो केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी को अपनाने का निर्णय लिया हुआ। दोस्तों केंद्र सरकार को जो क्या केंद्र सरकार के साथ में पत्र व्यवहार के हिंदी को अपनाने के लिए पत्र व्यवहार में हिंदी को अपनाने के लिए निर्णय लिया हुआ है। इसमें शामिल है गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ग केंद्र कौन आते हैं? ग वर्ग में रखे गए हैं। ग क्षेत्र में भेजे जाने वाले हिंदी पत्रों के साथ उसको अंग्रेजी अनुवाद में भेजा जाना चाहिए। दोस्तों जो ग वर्ग में ग क्षेत्रों में भेजे जाने वाले जो भी हिंदी पत्रों के साथ में अंग्रेजी अनुवाद भी उसके साथ में भेजा जाना चाहिए, लेकिन ये पत्र ग क्षेत्र के किसी अनुसूचित अधिसूचित कार्यालय को भेजे जाते हैं जो तो वहां अंग्रेजी अनुवाद भेजना अनिवार्य है। इस प्रकार क ख ग सभी वर्गों के राज्यों को संपर्क भाषा हिंदी है। दोस्तों क ख और ग इन तीनों की जो संपर्क भाषा है तो वो कौन सी है? हिंदी है। हिंदी भाषा को अलग अलग पार्टों में अलग अलग राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो क ख और ग 3 भाषाओं में बांटा है, जिसमें क में तो आता हमारा राजस्थान। ठीक है, क राजस्थान, अंडमान निकोबार। दोस्तों एक बार पुनः देख लेते हैं कि किस क ख। दोस्तों ये तो आपको एग्जाम में लिखना है कि हिंदी भाषा को 3 भागों में बांटा है, 3 क्षेत्रों में अलग अलग। देखिए कि अधिनियम 1976 के अनुसार CR के अनुसार समस्त देश को CR क ख ग इन 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। क क्षेत्र में केंद्र शासित सम्मिलित है जिन्होंने हिंदी भाषा स्वीकार के रूप में स्वीकार। दोस्तों हिंदी भाषा को जिसने अपनी राज्य भाषा के रूप में स्वीकारा है वो कौन कौन से राज्य है? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारे के सारे क क्षेत्र में आते हैं। और ख क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं ये आप दोस्तों एग्जाम में लिखना। ठीक है, इस ख क्षेत्र में शामिल आते हैं कौन से आते हैं? जो वे राज्य और केंद्र शासित राज्य वे राज्य और केंद्र शासित राज्य जिन्होंने सरकार के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी को अपनाने का निर्णय लिया हुआ है। पत्र के व्यवहार में हिंदी को अपनाया तो कौन से शामिल है? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़, ये सारे के सारे ख में आते हैं। और ग वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो ग वर्ग में वो आते हैं कि ग क्षेत्र में भेजे जाने वाले हिंदी पत्रों यानी भेजे जाने वाले हिंदी पत्रों के साथ में उसके साथ में क्या अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाता है। हिंदी पत्रों के साथ में उसके साथ में अंग्रेजी अनुवाद भेजा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पत्र उसको शामिल होते हैं। तो वो क्षेत्र कौन कौन से? वो भी अलग क्षेत्र, लेकिन ग क्षेत्र में किसी भी अधिसूचित कार्यालय को भेजे जाते तो अंग्रेजी अनुवाद भेजना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार क ख ग वर्गों में राज्यों को संपर्कित स्थापित किया गया है। दोस्तों चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हिंदी भाषा में विदेशी शब्द पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। दोस्तों आप अपनी नजरों में रखिएगा दोस्तों कि हिंदी भाषा में जो विदेशी शब्द है उस पर टिप्पणी लिखनी है। चलिए दोस्तों आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। वैश्विकता के इस युग में आज ऐसी भाषा नहीं है। वैश्विकता के इस युग में आज कोई ऐसी भाषा नहीं है जो विशुद्ध हो और उसमें विदेशी शब्दों का समावेश न हो। दोस्तों आज के ज़माने में कोई ऐसी भाषा नहीं बनी अभी तक। दोस्तों भाषा तो बन गई लेकिन ऐसी भाषा अब नहीं रही कि जिसमें विदेशी भाषा का मिलावट न हो। दोस्तों सब में विदेशी भाषा का प्रयोग तो होता रहता है। दोस्तों थोड़ा बहुत तो चलता है दोस्तों हर भाषा में। भारत में आर्यों के प्रतिष्ठापित हो जाने के बाद, भारत में जो आर्य लोगों के प्रतिष्ठापित हो जाने के बाद यहाँ ग्रीक शक आए हैं दोस्तों, आदि आए। दोस्तों ग्रीक शक आदि आए हैं। एक और वे जहां भारतीय संस्कृति और भाषा से प्रभावित, दोस्तों एक और तो वे भारतीय संस्कृति और भाषा से प्रभावित हुए।
एक और तो वे भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति को देखा और उसकी भाषा को देखा तो प्रभावित हुए। वहां दूसरी ओर उन्होंने सभी भी यहाँ की भाषा को प्रभावित किया। दोस्तों एक तो खुद वो प्रभावित हुए, साथ ही साथ अपनों को भी, अपनी भाषा को भी प्रभावित किया। कालांतर में यहाँ अरब और तुर्क आए। कालांतर यानी काल के अंदर, थोड़े बहुत काल के अंदर के बाद में यहाँ पर तुर्क और अरब आए, अरबी लोग आए और तुर्की लोग आए। अकबर के समय फारसी को राजभाषा का सम्मान मिला। दोस्तों अकबर के समय जो फारसी भाषा, इसको राजभाषा का सम्मान मिला। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली और 16वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा है। दोस्तों 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली भाषा और 16वीं शताब्दी में अंग्रेजी भारत में है। दोस्तों 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली लोग भारत में आए और 16वीं शताब्दी में अंग्रेज लोग भारत में आए। अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजी को राजभाषा पद मिला। दोस्तों अंग्रेज लोगों के शासन काल में अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का पद मिला। अतः यह स्वाभाविक ही था कि इन भाषाओं को शब्दावली के आधुनिक भारतीय आर्य भाषा प्रभावित हुई। दोस्तों जो ये तो भाई अंग्रेजी भाषा अब राज्य भाषा भारत की बन गई। 16वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में घुस गए, ठीक है। तो अंग्रेज आए हैं तो अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी है, वो हमारी क्या बन गई, भारत की राज्य भाषा बन गई, ठीक है। अब भारत की जो राजभाषा का पद मिला तो अतः स्वाभाविक ही था कि इन भाषा की, इस अंग्रेजी भाषा की शब्दावली से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जो आधुनिक आर्य भाषा है वो भी प्रभावित हुई। हिंदी भाषा में मिलने वाले विदेशी भाषाओं के शब्द इस प्रकार। दोस्तों हिंदी भाषा में जो मिलने वाले विदेशी शब्द है वो कौन कौन से, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द है जो अंग्रेजी के हैं और हम हिंदी में यूज करते हैं। तो तुर्की शब्द हमारी हिंदी भाषा में जो तुर्की शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उर्दू, तुर्की शब्द उर्दू। बहादुर, दोस्तों बहादुर शब्द है कि तुम कितने बहादुर हो, तो वो भी एक तुर्की शब्द है। बहादुर कहाँ का, तुर्की शब्द है, तुर्की का शब्द है। आका का अर्थ होता है मालिक। दोस्तों मालिक को या फिर आका, ये भी तुर्की का शब्द है, ठीक है। फिर है कलगी, सॉरी दोस्तों, कलगी। कैची, दोस्तों कैची भी ये कहाँ का, तुर्की शब्द है। काबू, कुली, कोरमा, खा, गलीचा, चकमक, ये चकमक कहाँ से, तुर्की शब्द है। दोस्तों चाकू भी तुर्की शब्द है। चिक भी तुर्की है। तगमा, तमगा, तुरुक, तोप शब्द भी तुर्की शब्द है। दोस्तों दरोगा शब्द कहाँ के, दरोगा बेच। दोस्तों वो खानसर वाले दरोगा बेच चलते हैं तो वो भी दरोगा, वो कहाँ का शब्द है, तुर्की का शब्द है। वो बक्सी, बरबची, बीबी बेगम, ये कहाँ के, तुर्की शब्द है। दोस्तों बीबी हमारे भारत में हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे। दोस्तों बीबी, बेगम। बक्चा कहाँ का है, बक्चा तुर्की शब्द है, विदेशी शब्द है, ठीक है। मुचलका, ताश, लाश, दोस्तों लाश, ताश नहीं। सौगात इत्यादि। डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी में लगभग 70 से 80 तुर्की शब्द है। दोस्तों हिंदी भाषा में 70 से 80 शब्द है, वो कितने हैं, कहाँ के, तुर्की शब्द के प्रयोग है। दोस्तों फारसी शब्दावली भी भारत में प्रयोग होती, फारसी शब्दावली। मुगलों के समय फारसी राजभाषा बन गई थी, तो ठीक है, इसलिए हिंदी में फारसी शब्द बहुत अधिक है। लगभग 3-3.5 हजार शब्द फारसी है। दोस्तों हमारे तो 1000 भी नहीं हो रहे, और यहाँ पर हमारे चैनल पर बात हो रही है, ठीक है। तो लगभग 3-3.5 हजार शब्द फारसी के। दोस्तों ठीक है। कतिपय शब्द इस प्रकार है, आदमी, औरत, बच्चा, हवा, आसमान, जमीन, आहिस्ता। दोस्तों आहिस्ता चलो, है ना। तो आदमी शब्द कहाँ सा, फारसी का। दोस्तों औरत ये भी फारसी का, बच्चा ये भी फारसी का, तो हमारा हिंदी का है क्या। दोस्तों हवा ये भी फारसी का है, हवा शब्द ही फारसी का। आसमान ये भी फारसी का है, दोस्तों आसमान भी फारसी का। जमीन ये भी फारसी का है, आहिस्ता ये भी फारसी का। देर मालूम ये भी फारसी का है। नजदीक, दोस्तों अब रहा क्या हिंदी का, ये भी फारसी का शब्द है। सब्र, कसूर, शर्म भी फारसी का है। हिसाब किताब, सिपाही, फौजी, मौज, मजा, मुर्दा, गुच्चा जैसे दैनिक जीवन में फारसी शब्द ही है। दोस्तों ठीक है। चलिए अगले, अरबी भाषा शब्दावली हमारे हिंदी में प्रयोग होती है। अरबी भाषा की शब्दावली कौन सी है। अदा, अजब, अमीर, अल्लाह, आदमी, आदत, ईमान, इज्जत, इमारत, इलाज, ईमान, उम्र,
औलाद दोस्तों, औलाद शब्द भी, ये भी कौन से अरबी शब्द है दोस्तों। कमीज, कर्ज, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, गरीब, जवाब, जहाज, तारीख, दवात, दवात, दावत, दुकान, दलिया, सॉरी दुनिया, मुहावरा, मदद, माल, मौसम, मौका, लिफाफा, वारिस, वकील, शराब, हिम्मत, हवालात। ये शब्द कहाँ के हैं, अरबी भाषा के शब्द है। ठीक है, आगे शब्द है पुर्तगाली शब्द। कौन से, पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली भाषा में अंग्रेजों से पहले आ गए दोस्तों। पुर्तगाली शब्द यानी पुर्तगाल के जो लोग हैं, पुर्तगाली है लोग हैं, वो भारत में अंग्रेजों से भी पहले भारत में आ गए थे। उसकी भाषा का प्रभाव गुजराती, बंगाली, उड़िया भाषा में पर पड़ा। बंगला के पुर्तगाली भाषा के लगभग 100 शब्द हिंदी में इसके निम्नलिखित है। अनानास, अलमारी, अचार, आलपीन, इस्पात, कमीज, कप्तान, कनस्तर, कमरा, काज, काजू, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तंबाकू, तौलिया, निराम, पिस्तौल, पीपा, बाल्टी दोस्तों, पीपा, बाल्टी, बिस्कुट, बटन, बोतल, मेज, संतरा, बंडल, बंडल। ठीक है, तो ये कहाँ का है बंडल शब्द, ये पुर्तगाली शब्द है। ओके, चलिए आगे अगले शब्द है फ्रेंच। फ्रेश फ्रांसीसी शब्द है दोस्तों, फ्रेश फ्रांसीसी शब्द है। कारतूस शब्द कहाँ से, फ्रांसीसी शब्द है। कार्बन, कारतूस, कार्बन, बुके, कैफे, चौफर, रिपोर्टाज, रेस्तरा, कूपन इत्यादि ये कहाँ के, फ्रांस के शब्द है। फिर आती है डच शब्द। डच भाषा के शब्द है दोस्तों। चिड़िया डच भाषा का शब्द है। तुरूप, बम, गाड़ी में प्रयुक्त आगे की लंबी लकड़ी, बम। ठीक है, तागा, ताश के पत्ते, स्क्रूप इत्यादि। अंग्रेजी शब्दावली दोस्तों, अंग्रेजी शब्दावली बहुत अधिक भारत में प्रयोग हुई है। कौन कौन सी अंग्रेजी शब्दावली भी है दोस्तों, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अंग्रेजी शब्द है स्वतंत्रता से पूर्व पिछले 250-300 वर्षों से भारत में राजभाषा अंग्रेजी दोस्तों। स्वतंत्रता से पूर्व, हमारे जो 1947 से पूर्व, पिछले 250-300 स्वतंत्रता से पूर्व 250-300 वर्षों से पूर्व भारत की राजभाषा हिंदी थी दोस्तों। हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे 2-3 वर्ष पहले हमारी जो राजभाषा आज की हिंदी है, तो पहले हमारे 1947 से पहले कौन सी थी, 2-3 वर्ष पहले, 1947 के 2-3 वर्ष पहले, यानी कि 1944 में भारत की राजभाषा अंग्रेजी रही। ठीक है, आज काफी बड़ी संख्या में अंग्रेजी शब्दावली हिंदी में ग्रहित हो चुकी है, यानी ग्रहित यानी हर घर में प्रयुक्त हो चुकी है। तो यह सूची किस प्रकार है दोस्तों, इस सूची को देख लेते हैं कि अंग्रेजी सूची है कौन सी। चलिए, इसमें बड़ी है, इतनी बड़ी है कि पूरी सूची देना संभव नहीं दोस्तों। अंग्रेजी भाषा की पूरी सूची हमारे सामने पेश होनी बहुत ही मुश्किल है। इतनी ये बात बता रहा है कि कतिपय उल्लेखनीय इस प्रकार है। लालटेन, स्टेशन, टिकट, पलटन, रेल, ट्रक, ट्रेन दोस्तों, ट्रेन, डॉक्टर, डिप्टी, गारद दोस्तों। इन शब्दों को आप इंग्लिश शब्द को तो मोटर, बस, टैक्सी, मास्टर, स्क्रू, स्कूल, स्टूल, लाइब्रेरी, लॉट, राशन कार्ड, वोट। ठीक है, पास, फोटो, बेल्टी, बेरिंग, मशीन, सीमेंट, सिगरेट, साइंस, हॉकी, हारमोनियम भी इंग्लिश शब्द है दोस्तों। जॉकेट, पेट, कोट, आई, स्कर्ट्स, मैक्स इत्यादि दोस्तों। ये सारे के सारे इंग्लिश शब्द है। आप भी जानते होंगे कि कौन कौन से हिंदी में इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इससे भी अधिक आप बता सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हिंदी के तद्भव शब्दों पर प्रकाश डालिए दोस्तों। हिंदी के तद्भव शब्दों पर प्रकाश डालना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे कि जोधपुर दोस्तों, एनसी और जोधपुर दोनों एग्जामों में 19 और शब्द 15 3 एग्जामों में लगातार पूछा जा चुका दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि हिंदी के तद्भव शब्दों के बारे में बताइए। चलिए आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हिंदी शब्द भंडारण को मुख्य चार प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। तो हिंदी शब्द का भंडारण है उसे चार भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है। कितने हिंदी का शब्द भंडारण है उसको चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, आगत यानी विदेशी शब्द, देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये तो आप जानते हैं। और यहाँ पर इन चार का वर्णन, इन चारों का वर्णन है। पहला तत्सम शब्द का वर्णन करते हैं दोस्तों। चलिए आपको एग्जाम में करना है दोस्तों, इसलिए अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और वैसे वीडियो की स्पीड भी बढ़ा लीजिए ताकि क्या है कि आप अच्छे तरीके से सुन पाओ, फटाफट क्लास ले पाओ, ठीक है। तो तत्सम शब्द है, तत्सम वे संस्कृत के शब्द है जो अपनी असली रूप स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित है, जैसे राजा, पिता, माता, कवि, भ्राता, वायु इत्यादि। राजा, पिता, माता, कवि, भ्राता, वायु इत्यादि। हिंदी में स्वाभाविक रूप से तत्सम शब्दों की संख्या कम है दोस्तों। हिंदी में स्वाभाविक रूप से देखो तो तत्सम शब्दों की संख्या बिल्कुल कम है, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रभाषा और राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने के उपरांत हिंदी में तत्सम शब्दावली को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों। तत्सम शब्दावली की ओर बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि प्राय सभी नव्य आर्य भाषाओं में वे समान रूप से प्रचलित होते हैं। इसलिए इससे हिंदी भाषियों को उन भाषाओं को समझने में सरल होगा। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 351 में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि अब आवश्यक हो पहले शब्द संस्कृत से लिया जावे। ये आवश्यक होना चाहिए कि पहले ही संस्कृत है वो शब्द है वो संस्कृत से लिया जाए। दोस्तों तत्सम शब्द पर बात करते हैं। देवी, देवता, असुर, अग्नि, साधु, हृदय, राजा, पिता, माता, भ्राता, रस, फल, पुष्प, औषधि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा। तो ये तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्दों की बात करते हैं दोस्तों। चलिए तद्भव, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, ठीक है, एकदम परफेक्ट शुद्ध शब्द होते हैं संस्कृत के, तो वो होते हैं तत्सम। और तद्भव संस्कृत का टूटा फूटा रूप तद्भव, यानी तद्भव उसके बाद में तद्भव उसके बाद में उत्पन्न हुआ, संस्कृत में से थोड़ा चेंज होकर उद्भव हुआ है, तो वो तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो सीधे प्राकृत से हिंदी भाषा में आ गए दोस्तों। तद्भव वे शब्द है जो या तो सीधे प्राकृत से हिंदी भाषा में आ गए या फिर प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकाले दोस्तों, संस्कृत से निकाले गए तोड़ मरोड़ कर, तो वो शब्द है तद्भव। हिंदी में केवल संस्कृत से विकसित रूपों को ही तद्भव कहा जाता है। संस्कृत से विकसित जो रूप है उसे तद्भव कहा जाता था। हिंदी में कहा गया है। वस्तुतः तद्भव शब्द हिंदी के मेरुदंड है दोस्तों। मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, इसको विज्ञान की भाषा में मेरुदंड बोला जाता है। तो तद्भव शब्द हिंदी के मेरुदंड, तद्भव शब्द है वो हिंदी के मेरुदंड है, हिंदी की रीढ़ की हड्डी है। तो कौन है तद्भव शब्द है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वास्तव में ये असली हिंदी शब्द है दोस्तों। असली हिंदी शब्द कौन सा है? तद्भव, ठीक। और इसके प्रति विशेष ममता होनी चाहिए, तद्भव शब्दों के प्रति एक अच्छी विशेष ममता भी होनी चाहिए। हिंदी में तद्भव शब्दावली पर्याप्त है। अर्थात उदाहरणार्थ के लिए इस प्रकार जो शब्द है ओढ़ना और कपड़ा, काका, कान, खाद, घोड़ा, चमार, चाचा, झूला, बेलन, बहिन, भाई, बहन होता है, मक्खी, रुई, सांच, सांस, मासी, ससुर, ससुराल, हाथ, पांव, बैल, दाल, भात, साग, ये शब्द कौन से है? तद्भव, यानी संस्कृत के बाद में उत्पन्न हुए, संस्कृत में से जो तोड़ मरोड़ कर थोड़ा चेंजिंग होकर जो उद्भव हुए वो तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए देशज शब्दों की बात कर रहे हैं दोस्तों। देशज शब्द वो शब्द होते हैं न तो वो तत्सम से बनकर तत्सम या फिर तद्भव, इन दोनों का रूप नहीं होता, न तो तत्सम से बनते और न तद्भव से बनते हैं। ये अलग ही प्रकार के जो शब्द है, तो वो कौन से? देश जानी हमारे देश के स्वयं के अपने आप उत्पन्न हुए। किस प्रकार अपने आप उत्पन्न होते हैं वो देखते हैं। प्राय तत्सम और तद्भव से भिन्न शब्दों को देश, तत्सम और तद्भव इन दोनों से भी भिन्न शब्द है, तो वो कौन सा? देश से। ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से देशज वे शब्द होते हैं ऐतिहासिक, यानी पहले ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो देश शब्द वे शब्द होते हैं जो प्राकृत की परंपरा से न आए हो दोस्तों। संस्कृत
या फिर प्राकृत की परंपरा से न आए हो और न सिद्ध किए जा सके बोलचाल में विकसित स्थानीय अनुकरणात्मक शब्दों को भी दे सकते। दोस्तों अनुकरणात्मक का अर्थ क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। अनुकरणात्मक यानी कि अनुसरण करना, जैसे कि हम अपने परिवार में किसी को अपना अच्छा आदमी यानी अच्छा हीरो मानते हैं वास्तव में कि ये कितना अच्छा आदमी है, ये मेरे प्रति कितना ये संवेदनशील है, तो हम कह सकते हैं उसका अनुकरण, यानी वो इस प्रकार चलता है, वो उसने इंसर्ट किया तो हम भी इंसर्ट कर रहे हैं, वो इतना अच्छा लग रहा हम भी, यानी कि हम किसी का अनुसरण करते हैं। वो किसी जैसे कि हमारे पापा जिस प्रकार बात करते हैं तो उसी प्रकार हम भी कोशिश करते हैं कि वास्तव में हम भी इस बड़े होंगे और ऐसी बात करेंगे। तो अनुसरण की प्रवृत्ति यानी उसके पीछे पीछे चलने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति आती है, तो वो प्रवृत्ति एक अनुकरणात्मक प्रवृत्ति होती है। जैसे कि हमारे परिवार में कोई शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि ऐसे शब्द है जो स्थानीय, जैसे कि हमारे गांव में ही ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो एक स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं, कि हमारे इस गांव में ही ऐसे शब्द बोले जाते हैं। जैसे कि हमारे परदादा और दादाजी जो शब्द का प्रयोग करते थे, या फिर पापा जी जिस शब्द का प्रयोग करते थे, वो शब्द हम बड़े होकर उसी शब्द को वापस प्रयोग करेंगे, यानी उसका अनुसरण करेंगे। अनुकरणात्मक शब्दों का जो भाग होता है वही देशज, यानी वही देशज या फिर स्थानीय या फिर अनुकरणात्मक जो शब्दों को भी देशज कहा जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि देशज शब्द क्या होता है, ठीक है। यथा, सुसु, काय काय, बक बक, फट फटिया दोस्तों शब्द का प्रयोग होता है। चिलगाड़ी, खस खसा, थोथा, पिलपिला, चुपचाप चुपचाप बैठा रहे, चुपचाप, ये भी एक देशज शब्द है। गोल मटोल, बिल्कुल गोल मटोल, ये भी एक कैसा है, देशज शब्द है दोस्तों, ठीक है। चलिए विदेशज शब्दों की और बात कर लेते हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। और हमने बात विदेशज शब्दों की और बात करते हैं कि जो शब्द जातियों भारत के संपर्क में आई हो। दोस्तों जो शब्द जो विदेशी जातियों, जैसे कि विदेश की जो अलग अलग पर अंग्रेज है तो अंग्रेज जाति, अंग्रेज, ठीक है। विदेश अफ्रीका की जो लोगों की जाति, तो विदेश जातियों भारत के संपर्क में आई। दोस्तों विदेश की जो जातियां हैं वो भारत के संपर्क में आई और उसकी भाषा और संस्कृति से आर्य भाषा प्रभावित, भारत की जो आर्य भाषा है जो चलती आ रही है तो उस भाषा में प्रयोग हुआ, वो प्रभावित हुई और उसकी भाषा और संस्कृति पर भारतीय आर्य भाषाओं का प्रभाव पड़ा। हिंदी में निम्नांकित आगत या विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों कौन कौन से? फारसी शब्द। दोस्तों हिंदी में फारसी शब्द का भी प्रयोग हुआ। फारसी लोग हिंदू में भारत में आए और उन शब्दों का प्रयोग होने लगा। किस प्रकार है? फारसी शब्द है कि आतिशबाजी। कौन सी बाजी? आतिशबाजी, आराम, आमदनी होती दोस्तों, जो दिन में एक सैलरी मिलती है, आमदनी उसको कहते हैं। तो वो कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। तो आईना, कबूतर, किसमिस, गुर्दा, ये कहाँ के शब्द है? फारसी शब्द है, ठीक है। फिर तुर्की शब्द है उर्दू, काबू, कैची, कुली, चिक, चेचक, चमचा, बेगम, बहादुर, ये शब्द कहाँ के? ये शब्द है तुर्की शब्द है। फिर पुर्तगाली शब्द इस्पात, कमीज, कनस्तर, कमरा, गमला, मेज, गोदान। दोस्तों ये कहाँ के शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। अंग्रेजी शब्द है दोस्तों, तो आप जानते हैं अपील, ऑर्डर, एंटर, एजेंसी, क्लास, क्रिकेट, जैसे कि हमारी ये क्लास चल रही है, ये भी इंग्लिश शब्द है, हमारी भाषा में आ गया। क्रिकेट, पेंसिल, ये भी इंग्लिश शब्द है। फ्रांसी शब्द है कारतूस, कार्बन, बुफे, कैफे, सोफर, रिपोर्टाज, रेस्तरा। डच शब्द है चिड़िया। दोस्तों हमने इस पर डिस्कशन कर लिया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थानी भाषा का सामान्य परिचय देते हुए दोस्तों, ये तो आपको वैसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।